गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्रियात्मक समूहयुक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का अगला पार्ट आपको बता रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको एमीन के बारे में बताया था। तो एमीन में मैंने आपको द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में किस प्रकार से आपको आयुपेसी नामकरण के बारे में बताना था, वो हम विस्तार से नहीं बता पाए थे आपको। द्वितीयक एमीन में आपको हमने बताया था R2NH होता है। इसको यदि हम इस प्रकार लिखें CnH2n +1 का होल ट्वाइस NH होगा। कोई भी एक सूत्र ले लेते हैं यहाँ CH3NH CH3। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3NH। इसे दोनों रूपों में लिखा जा सकता है, चाहे आप इस प्रकार लिखिए चाहे आप इस प्रकार लिखिए। लेकिन जब हम साधारण नामकरण करते हैं तो इसे हम लिखते हैं डाईमेथिल एमीन। इसे हम लिखते हैं डाईमेथिल एमीन। और यदि हम इसको आयुपेसी नामकरण करना है तो आयुपेसी नामकरण के वक्त में आपको ये देखना पड़ेगा, इसे लिखेंगे आप मेथिल-मेथेनामीन। यहाँ पर मेथिल आपको अलग से बोलना है और उसके बाद मेथेन में से ई को हटा करके एमीन जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आयुपेसी में मेथिल-मेथेनामीन। लेकिन अब प्राथमिक एमीन में आपने देखा था कि प्राथमिक एमीन जैसे मान लीजिए हमने यहाँ इस प्रकार लिखा है CH3NH2। ये प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन का नामकरण करते हैं तो साधारण नामकरण में हम इसे लिखते हैं एल्किल एमीन, मतलब मेथिल एमीन लिखा जाता है इसे। प्राथमिक एमीन में मेथिल एमीन। और आयुपेसी नामकरण जब इसका किया जाता है तो इसे लिखते हैं हम अमीनोमेथेन। आपको अंतर ध्यान में रखना है कि द्वितीयक एमीन हो, प्राथमिक एमीन हो या तृतीयक एमीन हो तो उसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उस अंतर को आपको ध्यान में रखना है। तो प्राथमिक एमीन होगा तो आप लिखेंगे साधारण नामकरण में मेथिल एमीन और आयुपेसी नामकरण में इसे लिखा जाएगा अमीनोमेथेन लिखा जाएगा। और यदि यहाँ द्वितीयक एमीन है तो द्वितीयक एमीन में साधारण नामकरण में जो दो मेथिल समूह आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो मेथिल समूह को आप लिखेंगे डाईमेथिल और जो NH है उसे आप एमीन कहते हैं, तो ये हो जाएगा डाईमेथिल एमीन। लेकिन जब आयुपेसी नामकरण करते हैं तो आयुपेसी नामकरण में आपको एक मेथिल को लेकर उसे आप मेथिल लिखेंगे और उसके बाद दूसरे मेथिल को एमीन के साथ आपको जोड़ देना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा मेथिल मेथेनामीन। ये इसका आयुपेसी नामकरण होगा। ठीक इसी तरह यदि हम तृतीयक एमीन की बात करते हैं तृतीयक एमीन की यदि हम संरचना लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं R3N या इसे हम लिखते हैं CnH2n +1 का होल थ्राइस N। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 और N। इस प्रकार लिखा जाता है। साधारण नामकरण में इसे हम लिखते हैं ट्राईमेथिल एमीन। साधारण नामकरण तीनों के लिए एक जैसा ही है, ट्राईमेथिल एमीन। और जब हम इसका आयुपेसी नामकरण करेंगे तो आयुपेसी नामकरण में इसे लिखेंगे हम मेथिल एथेनामीन। यहाँ पर ये दोनों के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाएगा तो यहाँ पर मेथिल कहेंगे आप और एथेनामीन। यहाँ पर क्या था, एक मेथिल को आपने कहा, उसके बाद फिर मेथिल के साथ मेथेन के साथ एमीन जुड़ गया तो ये हो गया मेथिल मेथेनामीन, इसका आयुपेसी नाम। और जब हम
तृतीयक एमीन की बात करते हैं तो मेथिल एथेनामीन, क्योंकि यहाँ पर एथिल समूह के साथ या एथिल मूलक के साथ एमीन जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा मेथिल एथेनामीन। तो यहाँ पर IUPAC नामकरण में लिखेंगे मेथिल एथेनामीन। तो यहाँ पर जितनी भी आप संख्या बढ़ाते जाइए नामकरण भी उसी आधार पर होगा। तो यहाँ पर यदि प्राथमिक एमीन है तो प्राथमिक एमीन के लिए होगा एल्किल एमीन और IUPAC नाम अमीनो एल्केन होगा या अमीनो मेथेन होगा। यदि यहाँ मेथिल समूह है तो अमीनो मेथेन होगा। द्वितीयक एमीन है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ 2 मैथिल समूह है इसलिए आप डाईमेथिल एमीन कहेंगे, लेकिन IUPAC नामकरण में एक मैथिल के साथ एक एमिनो समूह जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा मेथिल मेथेनामीन। और यदि तृतीयक एमीन है तो इसमें हम जैसा डाईमेथिल के लिए लिखते हैं वैसे ही साधारण नाम में आप इसको, क्योंकि 3 मैथिल समूह है इसलिए इसको हम ट्राईमेथिल एमीन लिखेंगे। और यदि हम IUPAC नामकरण कर रहे हैं तो यहाँ IUPAC नामकरण में आप देखेंगे कि इस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे एक मैथिल समूह को अलग रख के मेथिल, यहाँ कार्बन की संख्या 2 है तो ये हो जाएगा एथेन, एथेन के साथ एमीन जुड़ जाएगा तो ये होगा मेथिल एथेनामीन। तो इस प्रकार से आप इसमें अंतर स्पष्ट करते हुए मेथिल प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का नामकरण आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसीय अम्ल कहा जाता है इसे। कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसीय अम्ल, इसका यदि हम सामान्य सूत्र लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं RCOOH। R का मतलब आपको ज्ञात ही है, R का मतलब है एल्किल और यहाँ जो COOH है इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या डैश COOH, क्योंकि यहाँ पर एक ही एल्किल समूह है इसलिए आप इसको डैश COOH भी लिख सकते हैं। और यदि हम इसका सूत्र लिखें सामान्य सूत्र तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है CnH2n + 1 COOH, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है या अम्ल है अम्ल के रूप में। यदि हमको किसी अम्ल के कार्बनिक यौगिक की बात करें तो यदि हमको इसकी पहचान करना है तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण करना पड़ेगा और जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण करेंगे तो उस संबंधित यौगिक का आप परीक्षण कर सकते हैं। तो इस आधार पर आप देखिए इसमें सबसे पहला सदस्य है HCOOH। ये इस समूह का, इस सजातीय श्रेणी का सबसे पहला सदस्य है। और यदि इस अम्ल की बात करें हम तो ये अम्ल चींटियों में पाया जाता है जिसको हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। और इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा खट्टापन लिए होता है। आपने सुना होगा कि अपने मतलब इस एरिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ बड़ी बड़ी चींटियाँ पाई जाती हैं और उस चींटियों की यदि चींटियों को आप उसकी चटनी बनाएं तो उसमें जो अम्ल आपको मिलता है या उन चींटियों के अंदर ये अम्ल पाया जाता है, इस अम्ल को हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। और कई बार आपने सुना होगा इस एरिया में, छत्तीसगढ़ में जो जगदलपुर एरिया है वहाँ पर ये अम्ल ये चींटियाँ पाई जाती हैं और उन चींटियों की चटनी बनती है वहाँ। तो उन चींटियों का यदि आप टेस्ट देखें वहाँ लोग इस चटनी को खाते हैं तो ये जो अम्ल है उन चींटियों के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मिक अम्ल है इस अम्ल को कहा जाता है क्योंकि ये इस अम्ल का ये पहला सदस्य, इस सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य। मतलब इनका नामकरण कैसा हुआ है? ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि ये किस में पाया जा रहा है? चींटियों में पाया जा रहा है और चींटियों में पाए जाने के कारण ये जो अम्ल है इसे हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। दूसरा अम्ल है, इसी से रिलेटेड दूसरा सदस्य है CH3COOH। ये जो है एसिटा मतलब सिरका,
ये सिरका में पाया जाता है। सिरका का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि सिरका जो है, आप अचार वगैरह देखे होंगे, अचार खाते हैं आप, तो अचार में सिरका का उपयोग किया जाता है। मतलब ये प्रिजर्वेशन के लिए, परिरक्षण के लिए, किसी चीज़ को यदि हमको ख़राब होने से बचाना है तो ख़राब होने से बचाने के लिए इस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये सिरका है। जैसे आप देखे होंगे कि नमक का उपयोग होता है, नमक भी एक परिरक्षण का काम करता है। ठीक इसी तरह आपने देखा होगा नमक के अलावा शक्कर होती है, शक्कर भी परिरक्षण के रूप में इसका उपयोग होता है। मुरब्बा वगैरह बना रहे हैं, जैसे अचार बनाना है तो हम सिरका का उपयोग करते हैं। तो ये जो सिरका है, एसिटा मतलब सिरका, ये अम्ल में जो कि सिरका में पाया जाता है, इसलिए इस अम्ल को कहते हैं हम एसिटिक अम्ल। लेकिन इसके बाद के जितने भी तत्व हैं, इन्हीं के आधार पर हम नामकरण देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या के आधार पर नामकरण होगा। ये सब हम साधारण नामकरण आपको बता रहे हैं। इसके बाद है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है C2H5 COOH। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम उत्पत्ति की बात नहीं करेंगे, ना ही ओरिजिन की बात करेंगे कि ये किससे प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए कार्बन की संख्या के आधार पर देखेंगे। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 3 दिख रही है, 3 है, इसका मतलब है प्रोपियोन। तो यहाँ पर इसमें आपको एक अम्ल जोड़ देना है। जब हमको साधारण नामकरण करना होता है तो यहाँ पर इसमें हमको एक अम्ल जोड़ना है। तो प्रोपेन में से, प्रोपेन में आपको एक अम्ल जोड़ना है। जैसे यहाँ पर एसिटिक अम्ल है तो इसे हम कहेंगे प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। यदि यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 हो जाती है तो यहाँ पर इसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा C3H7 COOH, तो इसे हम कहेंगे ब्यूटियोनिक अम्ल, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 और 1 4 दिखाई दे रही है, तो इसे हम कहेंगे ब्यूटियोनिक अम्ल। ब्यूटियोनिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ साधारण नामकरण के आधार पर सबसे पहला सदस्य है फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, फिर प्रोपियोनिक अम्ल है, फिर है ब्यूटियोनिक अम्ल। तो यहाँ इसी आधार पर आपको यहाँ पर इसका IUPAC नामकरण करना है। IUPAC का पूरा नाम तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट सिस्टम। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि हमको फॉर्मिक अम्ल का नामकरण करना है तो इसके लिए हमको जनक एल्केन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जनक एल्केन के आधार पर यहाँ कार्बन की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है, इसमें, इस अम्ल में 1 दिखाई दे रही है। तो 1 का मतलब क्या होगा, मीथेन। तो यहाँ पर मीथेन में से ई को आपको हटाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है तो उसको हम मीथेन कहते हैं। तो इसे हम अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में इसे हम लिखेंगे मीथेन। मीथेन लिखा जाता है। तो मीथेन में से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ई को हटा देना है, -E, और यहाँ -E हटाकर या ई हटाकर आपको यहाँ लिखना है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल को आप जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी कार्बन की संख्या 1 होगी उसे हम मीथेन कहेंगे, और मीथेन में से ई को हटा देंगे। ई को हटाने के बाद जो भी अम्ल बनेगा वो हो जाएगा उसका IUPAC नामकरण। तो इसे हम क्या कहेंगे, मेथेनोइक अम्ल। इसे लिखा जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से आप लिखेंगे इसे। तो यहाँ पर आपको फॉर्मिक अम्ल को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि किसे ध्यान में रखना है, कार्बन की संख्या को और जनक एल्केन को ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि कार्बन की संख्या है तो वो मीथेन होगा, और मीथेन में से ई को हटाकर आपको ओइक अम्ल जोड़ देना है। तो जो बनने वाला यौगिक होगा उसे आप कहेंगे यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, या आप इसे यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ कार्बन की संख्या
1 होगी। जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसे हम मेथ कहेंगे या मीथेन कहेंगे, और उस आधार पर इसका नामकरण हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक इसी तरह यदि हम एसिटिक अम्ल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एसिटिक अम्ल है वो एसिटा में, सिरका में पाया जाता है, और इसका नामकरण यदि हम करें तो यहाँ कार्बन की संख्या आप देखें तो कितनी है कार्बन की संख्या, यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे। और एथेन में से यहाँ ई को हटाकर आप इसमें ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसे आप लिखेंगे IUPAC में एथेनोइक अम्ल, इस प्रकार से एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर आप देखिए जो तीसरे नंबर का कार्बनिक यौगिक आपको दिखाई दे रहा है C2H5COOH है, तो यहाँ इसके आधार पर यदि आप देखें तो कार्बन की संख्या आपको 3 दिखाई दे रही है। जब कार्बन की संख्या यहाँ 3 है तो आप मान के चलिए कि जनक एल्केन के आधार पर इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। तो जब प्रोपेन कह रहे हैं तो प्रोपेन में से उसी प्रकार से आप ई को हटा दीजिए और यहाँ पर आपको ओइक अम्ल को जोड़ देना है। तो जब ओइक अम्ल को यदि आप जोड़ रहे हैं इस आधार पर तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका IUPAC नामकरण होगा प्रोपेनोइक अम्ल। लेकिन यहाँ देखिए दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोपियोनिक, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक अम्ल से रिलेटेड ये अम्ल है, इसलिए ये प्रोपियोनिक अम्ल हो गया। और प्रोपियोनिक अम्ल का जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो जनक एल्केन के आधार पर नामकरण करेंगे, और इसलिए ये अब प्रोपियोनिक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल होगा। तो ठीक इसी तरह आप देखिए यहाँ पर जब आप देखें ब्यूटियोनिक अम्ल की बात कर रहे हैं तो ब्यूटियोनिक अम्ल में कार्बन की संख्या आपको यहाँ 4 दिखाई दे रही है। तो 4 दिखाई दे रही है तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उसे आप मेथ कहेंगे, 2 है तो एथ कहेंगे, 3 है तो प्रोप कहेंगे, 4 है तो ब्यूट कहेंगे, 5 है तो पेंट कहेंगे, 6 है तो हेक्स कहेंगे, और यदि 7 है तो आप कहेंगे इसे हेप्ट, 8 है ऑक्ट कहेंगे, यदि 9 है तो नॉन कहेंगे, और यदि 10 है तो डेका कहेंगे। ये इसको ध्यान में रखिए आप, इसको ध्यान में रख करके यदि जनक एल्केन की बात हो रही है तो मैथ के साथ एन जुड़ जाएगा, मीथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। इस प्रकार से सभी में आपको एन जोड़ना है। और एन जोड़ने के बाद जब आप IUPAC नामकरण करते हैं तो जनक एल्केन में से या कार्बन की संख्या को ध्यान में रखते हुए यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उसे आप मेथ कहेंगे, एन जोड़ेंगे तो मीथेन हो जाएगा, और मीथेन में से आपको ई को हटाना है। आप ई को हटाएंगे और ओइक अम्ल जोड़ देंगे। तो इसके बाद जो भी नया यौगिक बनेगा वो उसका IUPAC नामकरण होगा या उसका IUPAC नाम होगा। तो इसी प्रकार से ब्यूटियोनिक अम्ल के लिए भी लेंगे हम, और ब्यूटियोनिक अम्ल के लिए लेते हैं तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है तो 4 है तो ये ब्यूटेन होगा, इसलिए इसे कहेंगे हम ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि हम अम्ल की बात कर रहे हैं तो अम्ल में फॉर्मिक अम्ल हो, एसिटिक अम्ल हो, प्रोपियोनिक अम्ल हो या ब्यूटियोनिक अम्ल हो, जो प्राथमिक सदस्य हैं वो उत्पत्ति के आधार पर उनका नामकरण हुआ कि कहाँ से ये बने हैं या किसमें उपस्थित होते हैं, लेकिन जो उच्चतर सदस्य हैं उनका इनके आधार पर नामकरण किया गया है। लेकिन जब IUPAC नामकरण करते हैं तो जनक एल्केन को ध्यान में रख करके नामकरण करते हैं और उसमें ओइक अम्ल को जोड़ दिया जाता है और ई को हटा दिया जाता है, या ई का प्रतिस्थापन हम ओइक अम्ल के द्वारा करते हैं। तो जो भी नया यौगिक हमें प्राप्त होगा वह IUPAC नाम होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। नेक्स्ट, दूसरा नंबर है एल्डिहाइड।
यदि हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड का यदि हम सामान्य सूत्र लिखें तो इसे हम लिखते हैं RCHO। यहाँ पर जो CHO है ये एल्डिहाइडिक समूह है, जैसा कि ग्लूकोज में पाया जाता है, और इसका यदि हम सूत्र लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CnH2n+1 CHO, और CHO है एक एल्डिहाइडिक समूह, और इन्हीं को आधार मान करके एल्डिहाइड का भी नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक अम्ल है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ फॉर्मिक अम्ल। यदि हमको एल्डिहाइड का निर्माण करना है तो फॉर्मिक अम्ल, हमको यदि एल्डिहाइड को बनाना है तो इसके लिए हमको कोई भी अम्ल लेना पड़ेगा, चाहे आप निम्नतर सदस्य के कोई भी सदस्य को, किसी यौगिक को ले लीजिए या उच्चतर सदस्य के किसी भी यौगिक को ले लीजिए, नामकरण सभी के लिए समान होगा। तो इनका यदि हमको नामकरण करना है तो कोई भी अम्ल लेकर उसमें से ईक अम्ल को हटाना है। ईक अम्ल का प्रतिस्थापन एल्डिहाइड द्वारा किया जाता है। जब ईक अम्ल का प्रतिस्थापन एल्डिहाइड द्वारा किया जा रहा है या ईक अम्ल को यहाँ से हटा रहे हैं हम और एल्डिहाइड इसमें जोड़ रहे हैं, तो बनने वाला जो यौगिक होगा वो उसका साधारण नाम होगा, इसे हम कहेंगे फॉर्म एल्डिहाइड। और ये जो फॉर्म एल्डिहाइड है, यदि हम इसको सूत्र के रूप में लिखें तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं HCOOH। ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ ये फॉर्मिक अम्ल है, और फॉर्मिक अम्ल से यदि हमको फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो उसका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। और जैसे हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं, इसमें से एक ऑक्सीजन को हम निकाल देते हैं, एक ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं या उसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो संरचना बनेगी ये बनेगी HCHO, और इसे हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। इस प्रकार से तो ये हो गया इसका साधारण नामकरण। यदि हम इसमें एक दूसरा सदस्य ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3COOH, इसे आप क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल में से भी यदि हमको एल्डिहाइड का निर्माण करना है तो यहाँ से हम ईक अम्ल को हटाएंगे और इसका ऑक्सीकरण कर देंगे। तो ऑक्सीकरण करने से जो नया यौगिक बनेगा ये होगा CH3CHO। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या यहाँ कितनी दिखाई दे रही है? C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। 1 है कि 2 है? 2 है यहाँ। इस एसिटिक अम्ल की यदि हम बात करें तो इसका सूत्र हो जाएगा C2H4O2 होगा। अब यदि हम फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इसका सूत्र क्या हो रहा है? C2H4O। दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? इसमें एक ऑक्सीजन अधिक है और उसमें एक ऑक्सीजन कम है, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण के बाद ईक अम्ल से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये इसका साधारण नामकरण होगा। तो साधारण नामकरण के लिए जब हम एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि जब भी किसी भी अम्ल में से ईक अम्ल को हटाकर एल्डिहाइड को जोड़ा जाता है तो जो बनने वाला यौगिक होगा वो होगा उसका एल्डिहाइड, या एक संगत एल्डिहाइड। जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें या हम एसिटल्डिहाइड की बात करें, तो एसिटिक अम्ल से बनने वाला जो यौगिक होगा ये होगा एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से ये तो हो गया इसका साधारण नामकरण। अब यदि इसका IUPAC नामकरण करना है तो इसमें और भी दूसरे सदस्य हम ले सकते हैं, उनका भी हम साधारण नामकरण कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, उसी टाइप से प्रोपियोन एल्डिहाइड होगा। यदि प्रोपियोनिक अम्ल है तो प्रोपियोनिक अम्ल से यदि हमको प्रोपियोन एल्डिहाइड बनाना है तो उसमें भी आपको उसका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड बनेगा, ब्यूटियोन एल्डिहाइड बनेगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड बनेगा, पेंटियोन एल्डिहाइड बनेगा। और यदि हम इसको IUPAC नामकरण करें तो आप ये ध्यान में रखिए कि यदि आपको IUPAC नामकरण करना है तो इसमें जनक एल्केन को याद रखना पड़ेगा कि जनक एल्केन के आधार पर कार्बन की संख्या इसकी कितनी है। तो यहाँ पर आप देखिए
फॉर्मिक अम्ल की यदि हम बात करें तो फॉर्मिक अम्ल में कार्बन की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? 1 है यहाँ पर। तो जब कार्बन की संख्या 1 होती है, यदि हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ कार्बन की संख्या 1 दिखाई दे रही है। तो उस आधार पर यदि हम इसका IUPAC नामकरण करें तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, इसको यदि हमको इसका IUPAC नामकरण करना है तो इसे लिखा जाएगा, क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है, इसे आप बता सकते हैं कार्बन की संख्या 1 है तो इसे आप मेथ कहेंगे। तो यहाँ पर मेथेन में से E को हटाकर आपको अल जोड़ना है। तो यहाँ पर IUPAC नामकरण के वक्त में मेथेन में से E को हटाएंगे और आपको अल जोड़ना है। मेथेन में से E को हटाएंगे आप। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा जो मीथेन है उसको आप इस प्रकार लिखते हैं METHANE। इसी E को आपको हटाना है और E को हटाकर इसमें अल को जोड़ देना है। आपने देखा कि अल्कोहल में हमने ऑल बताया था आपको, अल्कोहल में ऑल जुड़ता है, लेकिन यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में अल जुड़ता है। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। इस प्रकार से यदि हम यहाँ एसिटल्डिहाइड की बात करते हैं, जैसे CH3CHO है, यदि इसका हम नामकरण करें तो इसमें से भी E को हम हटाएंगे और E को हटाकर कार्बन की संख्या के आधार पर, ना कि आप ये सोचिए कि एसिटिक अम्ल में हम कहाँ से E निकालें, ऐसा नहीं ध्यान में रखना है। आपको ये देखना है कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है IUPAC नामकरण में। यहाँ पर भी आपको कार्बन की संख्या देखनी है। यहाँ कार्बन की संख्या आपको 2 दिखाई दे रही है, तो 2 है तो इसको आधार मान, मतलब ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ कार्बन की संख्या 2 है तो ये एथेन का होगा। तो एथेन के आधार पर आपको नामकरण करना है। तो एथेन में से आपको क्या है, मेथेन है इसलिए हमने E हटाया है। एथेन में भी वैसा ही E होगा लास्ट में। और यहाँ पर इस प्रकार से, क्योंकि हिंदी में आप E कहाँ से नहीं लाओगे, तो इसलिए ये जो एथेन का E है या मेथेन का E है, इसको आपको हटाना है और यहाँ पर आपको अल जोड़ देना है। तो अल यदि जोड़ रहे हैं तो ये बन जाएगा एथेनल। इस प्रकार से यदि यहाँ पर जैसा कि हम अगले के लिए लिखें, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखें हम C2H5 CHO, यदि हम इस यौगिक की बात करें तो इसका, यदि हम इसका साधारण नाम लिखना चाहें तो इसे हम क्या लिखेंगे, प्रोपियोन एल्डिहाइड, क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ 3 है और प्रोपियोनिक अम्ल से बनेगा। तो प्रोपियोनिक अम्ल में से E अम्ल को हम हटाएंगे और एल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड। और जब हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो जनक एल्केन को आधार मानिए और जनक एल्केन को आधार मान करके यहाँ कार्बन की संख्या आपको 3 दिखाई दे रही है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण हमने किस प्रकार किया और एल्डिहाइड का नामकरण हमने किस प्रकार किया। नेक्स्ट है तीसरा, अम्ल क्लोराइड। इनके नियमों को आपको ध्यान में रखना है कि किस अम्ल में आपने किस नियम का प्रयोग किया है। दूसरा हो गया एल्डिहाइड और तीसरा है अम्ल क्लोराइड। ये सभी अम्ल के व्युत्पन्न हैं, चाहे आप एल्डिहाइड की बात करें, क्योंकि अम्ल के द्वारा इसकी व्युत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अम्ल क्लोराइड की बात करें तो इसके लिए सूत्र होता है RCOCl। और यदि हम इसका जनरल सूत्र लें
सामान्य सूत्र लें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CnH2n + 1 COCl, इस प्रकार से। तो यहाँ पर यदि हमको अम्ल क्लोराइड का निर्माण करना है तो अम्ल क्लोराइड का निर्माण के लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कोई भी अम्ल है, मान लीजिए हमने यहाँ लिया है CH3COOH, तो किसी भी अम्ल में से हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन जब क्लोरो समूह के द्वारा होता है, यहाँ पर आप देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल दो भागों में विभाजित है, जिसमें यहाँ CO दिया हुआ है कार्बोनिल और दूसरा है हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन जब Cl समूह के द्वारा होता है माइनस OH का प्रतिस्थापन या हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन जब क्लोरो समूह के द्वारा होता है तो उससे बनने वाला जो यौगिक होगा वह होगा अम्ल क्लोराइड। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3COCl, इस प्रकार लिखा जा सकता है इसे। तो यहाँ पर इसे दूसरे रूप में भी आप ये बता सकते हैं कि जब भी किसी अम्ल में से एक अम्ल को हटाकर इल क्लोराइड जोड़ा जाता है तो उससे बनने वाला जो यौगिक होगा वो अम्ल क्लोराइड होगा। तो यहाँ पर आप माइनस एक अम्ल लिखेंगे प्लस इल क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिड प्लस इक प्लस अम्ल, इस प्रकार लिखते हैं इसे। या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल या एसिड प्लस इक अम्ल या एसिटिक अम्ल लिखते हैं। यदि हमको इसमें एक अम्ल को हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस अम्ल को आपको क्या करेंगे, आप हटा देंगे यहाँ से और वहाँ आपको क्या जोड़ना है, इल क्लोराइड जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। तो इसका नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पर और भी दूसरा कोई यौगिक ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल में से हमको उसी प्रकार से OH को हटाकर यहाँ पर आपको Cl को जोड़ना है, हाइड्रोक्सिल समूह को हटाकर यहाँ पर आपको क्लोरो समूह जोड़ना है। तो जैसे ही आप क्लोरो समूह जोड़ते हैं तो जो बनने वाला यौगिक होगा यहाँ पर इससे क्या बन जाएगा, HCOCl। तो जब HCOCl बनेगा तो इसे हम कहेंगे फॉर्मिल क्लोराइड, इसका नाम होगा फॉर्मिल क्लोराइड। तो ये जो फॉर्मिल क्लोराइड है, ये फॉर्मिल क्लोराइड किससे बन रहा है, फॉर्मिक अम्ल से बन रहा है, फॉर्मिक अम्ल से। तो फॉर्मिक अम्ल में से OH को आपने हटाया या इक अम्ल को आप हटा रहे हैं OH, और इसका प्रतिस्थापन आप Cl समूह के द्वारा कर रहे हैं। तो Cl समूह के द्वारा करने से फॉर्मिक अम्ल किस में बदल गया, फॉर्मिल क्लोराइड में बदल गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि चाहे आप इक अम्ल को हटाकर इल क्लोराइड जोड़िए या आप OH को हटाकर या OH का प्रतिस्थापन आप Cl के द्वारा करिए। तो यहाँ पर जो अम्ल क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, साधारण नामकरण में आपको अम्ल में से एक अम्ल को हटाकर इल क्लोराइड जोड़ने से जो भी यौगिक बनेगा, जो भी नाम होगा उसका, वह उसका साधारण नाम होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये साधारण नाम है। अब जब इसका हमको IUPAC नामकरण करना है तो IUPAC नामकरण के लिए आपको इस प्रकार इसको देना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट हम यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपने जो यहाँ लिखा है एसिटिल क्लोराइड, क्योंकि एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड बन रहा है, और एसिटिल क्लोराइड का यदि हमको IUPAC नामकरण करना है तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे IUPAC
नामकरण में यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो एसिटिल क्लोराइड है इसमें आप देखिए कार्बन की संख्या कितनी है। यहाँ आपको कार्बन की संख्या 2 दिखाई दे रही है, तो 2 है मतलब यहाँ इसे हम एथेन कहेंगे। तो एथेन में से ई को हटाकर ऑयल क्लोराइड आपको जोड़ना है इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए एथेन में से ई को आप हटाएंगे और ऑयल क्लोराइड आपको इसमें जोड़ देना है। तो जैसे ही आप इसमें ऑयल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ साधारण नामकरण में आप इल क्लोराइड जोड़ते हैं, और यदि हमको IUPAC नामकरण करना है तो जनक एल्केन के आधार पर कि यहाँ पर कितनी संख्या है, कार्बन की संख्या यहाँ आपको 2 दिखाई दे रही है, तो ये एथेन का प्रतिस्थापी होगा। तो उस आधार पर हम इसे एथेन कहेंगे, और एथेन के आधार पर आप -E मतलब एथेन में से ई को आप हटाएंगे और उस स्थान पर आपको ई का प्रतिस्थापन ऑयल क्लोराइड के द्वारा करना पड़ेगा। तो इसे आप कहेंगे एथेनॉयल क्लोराइड। एथेनॉयल क्लोराइड। या यदि हम फॉर्मिक अम्ल की बात कर रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल से हम फॉर्मिल क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। तो जब फॉर्मिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं, ये तो इसका साधारण नाम है, लेकिन यदि हम इसका IUPAC नामकरण करें तो ठीक इसी तरह इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है। यहाँ पर कार्बन की संख्या आपको 1 दिखाई दे रही है, तो ये एक मीथेन के लिए होगा। तो मीथेन में से आपको ई को हटाना है, और ई हटाने के बाद इसमें आप ऑयल क्लोराइड जोड़ देंगे, -E और इसमें प्लस ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड जोड़ने के बाद जो बनने वाला नाम है वह उसका IUPAC नामकरण होगा। तो इस आधार पर इसे हम कहेंगे मेथेनॉयल क्लोराइड। यहाँ भी और भी यौगिकों के लिए हम इसका नामकरण कर सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे भी यौगिक ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक उच्चतर सदस्यीय यौगिक की बात कर रहे हैं, जैसे इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, C4H9COCl। अब यहाँ पर अम्ल बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब अम्ल के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है, और अम्ल से ही इस अम्ल क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये अम्ल का व्युत्पन्न है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको कार्बन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, ये 4 है और एक 5 हो गया, तो टोटल 5 यहाँ पर कार्बन की संख्या है। और इस आधार पर यदि हम इसका साधारण नामकरण लिखें तो इसे हम लिखेंगे ब्यूटियोनिल क्लोराइड, क्योंकि इसका नामकरण ब्यूटियोनिक अम्ल से हुआ है। तो इसे हम कहेंगे साधारण नाम ब्यूटियोनिक क्लोराइड या ब्यूटियोनिल। यहाँ पर इक नहीं आएगा, क्योंकि अम्ल के लिए हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम इक अम्ल को हटा रहे हैं और उसके स्थान पर हम यहाँ ले रहे हैं इल क्लोराइड। तो यहाँ हो जाएगा ये ब्यूटियोनिल क्लोराइड। इस प्रकार से हम लेंगे, ब्यूटियोनिल क्लोराइड है, और ये ब्यूटियोनिल क्लोराइड है। तो जब हम इसका, ये तो साधारण नाम हो गया, और जब हम इसका IUPAC नामकरण करते हैं, अभी तक मैंने जो 2 यौगिकों के बारे में आपको नाम बताया था, इन 2 यौगिकों के आधार पर यदि हम इसका नामकरण करें तो इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। अब यहाँ आप ही देखकर बताइए कि यहाँ कार्बन की संख्या यदि 5 है तो उसे हम कौन सा एल्केन कहेंगे। जब कार्बन की संख्या 5 होती है, यहाँ पर आप मान के चलिए कार्बन की संख्या 5 है, मानना क्या है, ये 4 और 1 5 है, 5 है, तो इस आधार पर इसे हम क्या, कौन सा एल्केन कहेंगे, पेंटेन कहेंगे इसे हम। तो यहाँ पेंटेन है, तो उस आधार पर यदि हम इसका नामकरण करें तो इसे हम कहेंगे पेंटेनॉयल क्लोराइड। जैसे हम यहाँ पर मेथेनॉयल क्लोराइड लिखे हैं, एथेनॉयल क्लोराइड लिखे हैं, ठीक इसी तरह इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉयल क्लोराइड।
इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो अम्ल के व्युत्पन्न है कि अम्ल का निर्माण कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और उसी आधार पर हम अम्ल के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण किया ऑक्सीकरण के द्वारा, और ठीक इसी तरह हमने अम्ल क्लोराइड का निर्माण किया। और अम्ल क्लोराइड के निर्माण के लिए हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम अम्ल के ईक अम्ल को हटाकर उसमें एल क्लोराइड जोड़ा, और यदि हम उसका IUPAC नामकरण करते हैं तो IUPAC नामकरण में हमें उसमें OL क्लोराइड जोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर यदि हम किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखते हैं तो उसमें सभी में आपको उसके साधारण नामकरण और उसके IUPAC नामकरण की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। और यदि IUPAC नाम यदि किसी भी यौगिक का आपको पता है तो किसी भी एरिया में जाकर आप उस यौगिक का पता लगा सकते हैं, उस यौगिक को आप खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम आपको आगे का बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने आपको 11वें चैप्टर में आपको बताया था C4H9 COCl, इसको हमने लिखा था ब्यूटेनोइल क्लोराइड, और ये भूलवश हो गया था। यहाँ पर देखिए हम आपको कई एग्जाम्पल आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 और 1 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के कारण हम इसे ब्यूटेनोइल क्लोराइड नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हम क्या कहेंगे, पेंटेनोइल क्लोराइड। तो इसका नाम होगा पेंटेनोइल क्लोराइड। तो इसे आप सुधार लेंगे, पेंटेनोइल क्लोराइड। ठीक है, थैंक यू।